दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं, तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल है। संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अधिकार आपको किसके खिलाफ मिले हैं? आप अपने मौलिक अधिकारों का हनन करने पर किसे कोर्ट में घसीट सकते हैं? जी हां, राज्य के खिलाफ। आइए जानते हैं क्या है यह राज्य। व्हाट इज द स्टेट अगेंस्ट whom फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल। आप देख रहे हैं सीविटास की लोकप्रिय श्रृंखला वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हों या सिटीजन्स, संविधान सबके लिए जरूरी है, खास तौर से युवाओं के लिए जिनकी सफलता का रास्ता भारतीय संविधान के पन्नों से होकर गुजरता है। तो चलिए आज जानते हैं संविधान के भाग 3 का पहला अनुच्छेद आर्टिकल 12। जैसा कि हम जानते हैं संविधान का भाग 3, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मैग्ना कार्टा के संबंध में आप विस्तृत जानकारी संविधान का एक संक्षिप्त परिचय वाले वीडियो से ले सकते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या संविधान में वर्णित राज्य शब्द का मतलब राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र से है? बिल्कुल नहीं। तो साहब, यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 12 की, जो बताता है असल में राज्य यानी स्टेट का मतलब क्या है। मौलिक अधिकारों वाले भाग की शुरुआत ही आर्टिकल 12 से होती है। मौलिक अधिकारों से संबंधित यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भाग का पहला अनुच्छेद 12 कोई अधिकार नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है। देखा जाए तो मौलिक अधिकारों के मामले में यह अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने अधिकारों के हनन करने पर देश की सरकार को कटघरे में खड़े करने की ताकत देता है। यह अनुच्छेद बताता है लोकतंत्र में सरकार और प्रजा सभी समान हैं, विधि के शासन से बंधे हैं। कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर राज्य को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। यह राज्य का अर्थ कोई स्टेट या प्रांत नहीं है, बल्कि समूची शासन व्यवस्था है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसके तहत राज्य में 4 चीजों को शामिल किया गया है। पहली, केंद्र सरकार और संसद, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान की मोदी सरकार, उनके मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, सारे मंत्रालय, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी पदाधिकारी। दूसरा, राज्य सरकारें और विधान मंडल, राज्य की सरकार, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी सभी राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभाएं, सभी सरकारी विभाग और वहां काम करने वाले अधिकारी। तीसरा, स्थानीय अधिकारी, यदि आप शहर में हैं तो लोकल अथॉरिटीज, जिसमें नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, कॉरपोरेशन और नगर सुधार न्यास यानी यूआईटी शामिल हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, देहात में हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और वहां कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी। चौथी, अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज। यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसमें वो संस्थाएं आती हैं जो सरकारी न होते हुए भी सरकार का काम करती हैं या जिन्हें सरकार फंड देती है, जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, यहाँ तक कि सरकारी यूनिवर्सिटीज भी, सरकारी कंपनीज भी इसी के दायरे में आती हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मदनलाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह तय कर दिया है कि अन्य प्राधिकारी शब्द में वे सभी संस्थाएं और निगम शामिल होंगे जो संविधान के किसी कानून के अंतर्गत
स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि और उपविधि निर्मित करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब कोई पूछे, राज्य की परिभाषा जानना क्यों जरूरी है? आप सोच रहे होंगे, हमें इस परिभाषा से क्या लेना देना? लेना देना है दोस्तों। मान लीजिए किसी सरकारी कंपनी या यूनिवर्सिटी ने आपके साथ धर्म, जाति, जेंडर के आधार पर भेदभाव किया हो, या आपका कोई मौलिक अधिकार छीना गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए देश का संविधान आपको समानता का अधिकार देने के साथ साथ आर्टिकल 12 भी देता है, जो यह बताता है कि अगर इनमें से कोई संस्था आपका अधिकार छीनती है तो उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है, अधिकार किसके द्वारा छीना गया है, किसके विरुद्ध आपके मौलिक अधिकार परिवर्तित होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अधिकार छीनने वाला संस्थान आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य यानी स्टेट की डेफिनेशन में आता है। मुद्दे की बात यह भी है कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय प्राथमिकता से आपकी बात सुनते हैं। हाँ, राज्य के अलावा अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट दुकान आपके अधिकारों का हनन करती है, तो आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का केस नहीं कर सकते। उसके लिए सामान्य दंडात्मक कानून उपलब्ध हैं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से आपको सरकारी ताकत के दुरुपयोग से बचाने के लिए हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज की परिभाषा को और बड़ा किया है। कोर्ट ने कहा है, अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी सरकार के इशारे पर सरकारी काम कर रही है, तो वो भी आर्टिकल 12 के दायरे में आ सकती है। हालांकि बीसीसीआई, क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया और न्यायपालिका को पूरी तरह से इसके दायरे में रखने पर आज भी बहस जारी है। यहीं से सवाल निकलता है, क्या न्यायपालिका, जुडिशियरी भी राज्य शब्द के अंतर्गत आती है? अमेरिका में तो यह सिद्धांत दृढ़ता से स्थापित है कि न्यायपालिका अगर किसी आदेश से किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है, तो वह आदेश अवैध घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारत में, क्या भारत में भी इस तरह की स्थिति है? नरेश बनान स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, यदि यह मान भी लिया जाए कि न्यायपालिका राज्य है, तो भी उसके आदेशों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लेख यानी रिट जारी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस निर्णय को पलटा गया AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में। यहां उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी। 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, न्यायालय ऐसे आदेश नहीं दे सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों। इसका अर्थ यह हुआ, आर्टिकल 12 के अधीन दी गई राज्य शब्द की परिभाषा में न्यायपालिका भी शामिल है। संक्षेप में कहें तो आर्टिकल 12 वह ढाल है जो तय करती है आपको अपने फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई किससे लड़नी है। अगली बार जब आप अपने राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 12 को मत भूलिएगा। आर्टिकल 12 का यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। वी द पीपल ऑफ इंडिया सीरीज की अगली कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए।